हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फैशिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं फासीवाद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फैशिज्म के मीनिंग को, इसके फीचर्स या कोर आइडियाज, इट्स टाइप्स जो कि है एक्सट्रीम स्टेटिज्म और एक्सट्रीम रेसिज्म, along with its advantages और disadvantages। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। फैशिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल से ज्यादा नेशन या रेस को इंपॉर्टेंस देती है। नाउ कंपेयर इट विद लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इंपॉर्टेंस देता है किसको? इंडिविजुअल को ओवर द स्टेट। और फैशिज्म की आइडियोलॉजी मानती है कि नेशन या रेस सुपीरियर है बजाय कि इंडिविजुअल के। ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ पर इसलिए यूज किए गए हैं क्योंकि फैशिज्म की दो मेन फॉर्म्स हैं। एक इंपॉर्टेंस देती है नेशन को और दूसरी रेस को। इसके अलावा ये आइडियोलॉजी एम्फेसाइज करती है मिलिटरिज्म पर, विच मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को ये सपोर्ट करती है, एक ऐसी लीडरशिप जो कि सुप्रीम है, अनक्वेश्चनेबल है, एज वेल एज हायरार्की। सोसाइटी में जो नेचुरल हायरार्की होती है, जैसे एक होती है अपर क्लास जो बहुत पावरफुल होती है, डोमिनेटिंग होती है, फिर मिडिल क्लास आती है, फिर लोअर क्लास आती है, उस हायरार्की को ये आइडियोलॉजी सपोर्ट करती है। तो यहाँ ये कम्युनिज्म से अलग हो जाती है जो कि क्लासलेस सोसाइटी को सपोर्ट करता था। और अगर हम बात करें फैशिज्म टर्म की, इसको डिराइव किया गया है इटालियन वर्ड फैशिस्ट से, जिसका मतलब होता है रॉड्स का एक बंडल। अभी मैं देख रही थी कहीं कि एक जगह ये सवाल पूछा गया था कि फैशिज्म टर्म जिस शब्द से डिराइव किया गया है उसका मीनिंग क्या है, और मुसोलिनी ने इस टर्म को यूज किया। कौन थे वो? इटली के फैशिस्ट डिक्टेटर थे। तो उन्होंने इस टर्म को यूज किया था अपने पैरामिलिट्री आर्म्ड स्क्वाड के लिए जो कि उन्होंने बनाया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इस शब्द को एक आइडियोलॉजी के तौर पर यूज किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसका टाइम पीरियड ऑफ इमर्जेंस क्या बनता है? 20th सेंचुरी। तो जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म के रिएक्शन में मॉडर्न लिबरलिज्म आया, फैशिज्म किसके रिएक्शन में आया? ये आया एज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेवरल आइडियोलॉजीज जैसे कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कैसे ये इन आइडियोलॉजी से अलग है। फैशिज्म की आइडियोलॉजी मानती है कि इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो नेशन है या रेस है, और उसी नेशन और रेस के लिए एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ भी डेडिकेट कर देनी चाहिए, सैक्रिफाइस के लिए उसे तैयार रहना चाहिए, और बिना किसी सवाल के अपने सुप्रीम लीडर के प्रति ओबीडियंस दिखानी चाहिए। क्योंकि फैशिज्म में क्या होता है? एक सुप्रीम लीडर होता है। इटली के पास कौन था? मुसोलिनी। जर्मनी के पास कौन था? हिटलर। जापान के पास कौन था? हिरोहितो। तो इटली में क्या था? फैशिस्ट पार्टी बनती है 1919 में। जो उसके लीडर हैं मुसोलिनी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1922 में। इसी प्रकार जर्मनी में द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाज़ीज भी कहा जाता था, वो फॉर्म होती है 1919 में ही। और जो उनके लीडर होते हैं हिटलर, वो भी जर्मन चांसलर बन जाते हैं 1933 में। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फैशिस्ट लीडर्स। एंड जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, फैशिज्म की दो मेन फॉर्म्स हैं। एक एम्फेसाइज करती है स्ट्रॉन्ग नेशन पर, जिसे कहा जाता है एक्सट्रीम स्टेटिज्म, और दूसरी फोकस करती है रेस पर, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम रेसिज्म। इनको हम आगे चलकर समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर आइडियाज ऑफ फैशिज्म। सबसे पहला कोर आइडिया है इट्स एम्फेसिस ऑन अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म पर यह बहुत ज्यादा फोकस करता है। इसको एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि ये नेशनलिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है। ये शोविनिस्टिक होती है, विच इज कि हमारा नेशन बेस्ट है, हमारा नेशन सुपीरियर है, बाकी नेशंस इंफीरियर हैं। और ये एक्सपेंशनिस्ट होता है।
नेशनलिज्म के नाम पर देश की जो जनता है वो इस बात को सपोर्ट करती है कि एक देश अपनी टेरिटरी को बढ़ाए, चाहे ऐसा करने के लिए उसे दूसरे देशों को कॉन्कर ही क्यों ना करना पड़े, तो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने पर इनका ध्यान होता है। नेशंस को इक्वल नहीं समझा जाता है, बल्कि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ना ही ये देशों के बीच में इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं जैसा कि नियोलिबरलिज्म करता है, बल्कि ये तो अलग अलग देशों को राइवल्स मानते हैं, ऐसे राइवल्स जो कि डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं। दूसरे देशों के ट्रेडिशंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता या अपने से अलग कल्चर को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। सिर्फ खुद का नेशन ही सुपीरियर माना जाता है और अपना कल्चर ही सुपीरियर माना जाता है, और इसीलिए इंपॉर्टेंस देते हैं नेशनल आइडेंटिटी को। एक इंसान अपने देश के कल्चर में प्राइड ले, अपने देश के ग्लोरियस पास्ट को सेलिब्रेट करे। इससे क्या होगा, लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी। वैसे ऐसा कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी भी मानती है, और कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशनिज्म को तो ये सपोर्ट करते ही हैं, सो दैट देश की टेरिटरी बढ़ाई जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, नेशन की ग्रेटनेस को अचीव किया जाए, उसे इकोनॉमिकली और ज्यादा पावरफुल और सिक्योर बनाया जाए। और इसका एग्जाम्पल है लेबेंसरॉम इन द ईस्ट। इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये क्या था? ये था जर्मन आइडिया ऑफ एक्सपेंशनिज्म, जिसने वो अपनी टेरिटरी को ईस्टर्न यूरोप तक एक्सपैंड करना चाहते थे। इसी प्रकार इटली ने इन्वेड किया था एबिसिनिया को 1934 में, जापान ने मंचूरिया को। मिलिटरिज्म को भी ये सपोर्ट करता है, विच मीन्स कि एक देश के पास स्ट्रॉन्ग मिलिटरी होनी चाहिए, उसे एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसमें थ्रेट को यूज किया जाए। अपनी बात को मनवाने के लिए थ्रेट दे दिया जाए कि हम तो फोर्स को यूज करेंगे। ये इक्वालिटी को भी रिजेक्ट करता है। यहां ये सोशलिज्म से अलग हो जाता है, सोशलिज्म के कॉन्ट्राडिक्शन में हो जाता है। ये एलिटिज्म को सपोर्ट करता है, एंड लाइक आई सेड, हिरार्की को भी सपोर्ट करता है जो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, एज वेल एज ये पेट्रियार्कल है। ये आइडियोलॉजी इस बात को सपोर्ट करती है कि विमेन घर पर रहकर लेबर करें और मेन जो है वो पब्लिक स्फीयर में काम करें, मिलिट्री का हिस्सा बने, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। सुप्रीम लीडरशिप को ये सपोर्ट करती है, एक ऐसी लीडरशिप जिसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और इस बात को भी ये मानती है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो लीडरशिप और एलिटिज्म नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कुछ लोग बने ही रूल करने के लिए हैं और कुछ लोग बने हैं रूल होने के लिए। लीडर्स के पास कैरिज्मेटिक क्वालिटीज होती हैं, ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती है, और इसीलिए जो उनकी अथॉरिटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, और अगर ऑपोजिशन होती भी है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। इसीलिए हिटलर के सपोर्टर्स द्वारा एक कोट दिया गया था दैट हिटलर ही जर्मनी है और जर्मनी ही हिटलर है। तो फैशिज्म एम्फसाइज करता है लीडरशिप पर और एलिटिज्म पर। इसके अलावा ये अथॉरिटेरियन भी है, टोटलिटेरियन भी है, क्योंकि इसमें सारी पावर्स किसके पास आ जाती हैं? या तो एक सिंगल लीडर के पास आ जाती हैं या फिर एक स्मॉल एलीट ग्रुप के पास आ जाती हैं। ऑपोजिशन का कोई चांस ही नहीं रहता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है। आम जनता के पास या तो बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं होती है या बहुत ही लिमिटेड फ्रीडम होती है, और लाइफ के हर एस्पेक्ट को, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, उसको कंट्रोल किया जाता है। एजुकेशन से लेकर मीडिया, सब कुछ स्टेट कंट्रोल में होता है। दैट मेक्स इट अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन। ये हिस्ट्री, कल्चर और पास्ट पर भी एम्फसाइज करता है कि हमें अपने देश के पास्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो देश की हिस्ट्री है उसको एजुकेशनल कैरिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए, और उससे क्या होगा, लोगों में एक ऑर्गेनिक यूनिटी आएगी, एक नेचुरल यूनिटी आएगी, जिससे फॉर्म होगी क्या, एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी। ऑर्गेनिक कम्युनिटी होती है ऐसी कम्युनिटी जिसमें लोग कनेक्टेड होते हैं। कैसे? लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, एक जैसी वैल्यूज होती हैं उनमें, एक जैसे उनके गोल्स होते हैं,
और उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। और इसी ऑर्गेनिक कम्युनिटी को फॉर्म करने के लिए फैशिज्म की आइडियोलॉजी स्ट्रेस देती है हिस्ट्री, कल्चर और पास्ट पर। बिकॉज अगर देश के लोगों में यूनिटी होगी, उससे वो देश या रेस और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। यही गोल होता है फैशिज्म का। साथ ही साथ लोग ज्यादा लॉयल बनेंगे, लोगों में एक इमोशनल बॉन्ड एस्टैब्लिश होएगा अपने नेशन के प्रति। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहेंगे देश के लिए। यही तो फासीवाद चाहता है। और इसी से रिलेटेड एक नाजी स्लोगन है, एंड दैट इज स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी। यूनिटी के थ्रू स्ट्रांग बनना या स्ट्रेंथ लाना। ये आइडियोलॉजी रैशनलिज्म के भी अगेंस्ट है। वंस अगेन this viewpoint is in contradiction to liberalism, because liberalism emphasizes upon what? Upon rationalism. वो तो इंसान को एक रैशनल बीइंग मानता है, लेकिन ये रैशनलिज्म के अगेंस्ट है। इसका मानना है कि ह्यूमन रीजन तो बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हमें तार्किकता की बजाय या रीजन की बजाय ह्यूमन इमोशंस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ये इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के भी अगेंस्ट है कि ह्यूमंस को अपने इंटेलेक्ट का यूज नहीं करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, बल्कि थिंकिंग से ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए? एक्शन पर, काम करने पर। एंड दैट्स व्हाई इट इज एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। मुसोलिनी का फेवरेट स्लोगन भी बता सकते हैं आप यहां पर, दैट एक्शन नॉट टॉक। बातें मत करो, एक्ट करो। क्योंकि इंटेलेक्चुअलिज्म को लाइफलेस माना जाने लगा, उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया गया, बल्कि फोकस किस पर रखा गया? सोल पर, आत्मा पर, इमोशंस पर, इंस्टिंक्ट्स पर। और ऐसा क्यों था? क्योंकि फैशिज्म प्रोपेगेंडा का सपोर्ट करता था। और प्रोपेगेंडा कब ज्यादा सक्सेसफुल होता है? जब लोग इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की बजाय सोल, इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। सो कनेक्ट द डॉट्स। अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा मासेस को अट्रैक्ट किया जा सके। इनफैक्ट ड्रामेटिक स्पीचेस दी जाती थी, ऐसी स्पीचेस जिनसे लोग रिलेट कर सकें, जो कि लोगों के इमोशंस को इफेक्ट करे। तो प्रोपेगेंडा का भी आइडियोलॉजी भरपूर यूज करती थी। नेक्स्ट कोर आइडिया इज द स्ट्रगल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेस। फैशिज्म का मानना है कि सोसाइटी में स्ट्रगल जो है वो नेचुरल होता है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है। इसका मानना है कि जब तक सोसाइटी में कंपटीशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी ह्यूमंस प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि ये कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या इंश्योर करेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव करेंगे। और वीकनेस को नापसंद किया जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड अनलाइकेबल। यहां तक कि यह भी माना जाता था कि जो वीक है उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है यूगेनिक्स का, जिसका मतलब होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नाजी जर्मनी में सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई गई ताकि ह्यूमंस की जेनेटिक क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। इसमें शामिल थी द सो कॉल्ड आर्यंस, जिनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती थी, और जो अनडिजायरेबल होते थे उनको खत्म भी करवा दिया जाता था। दिस जस्ट शोज कि रेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैशिज्म में, स्पेशली जो इसकी सेकेंड फॉर्म है, विच इज एक्सट्रीम रेसिज्म, जिसमें एक रेस को बाकी रेस से सुपीरियर समझा जाता है। एंड लाइक आई एक्सप्लेन बिफोर, ये एंटी लिबरल और एंटी कम्युनिस्ट भी था। एंड कैसे था, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इट वाज एंटी रैशनल, इंडिविजुअल राइट्स के अगेंस्ट था, डेमोक्रेसी को ये पसंद नहीं करता था, कम्युनिज्म को एक थ्रेट देखता था टू द नेशनल यूनिटी। तो ये थे फैशिज्म के फीचर्स। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर, या जो इसकी दो मेन फॉर्म्स हैं, स्टार्टिंग विद एक्सट्रीम स्टेटिज्म। एक्सट्रीम स्टेटिज्म क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा। ये एक पावरफुल नेशन बनाने पर फोकस करता है, जो कि एक टोटलिटेरियन स्टेट होगी। और इसका एग्जाम्पल है
मुसोलिनी का इटली। ये फैशिस्ट मैन के आइडिया को सपोर्ट करता है, जो कि अपने देश के प्रति लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहे, अथॉरिटी को कभी भी क्वेश्चन ना करे। एंड नेशन इज बिफोर द इंडिविजुअल। नेशन पहले है, इंडिविजुअल बाद में। इनफैक्ट सभी इंडिविजुअल्स को नेशन के गुड में ही सोचना चाहिए, नेशन के भले में ही सोचना चाहिए। अगर कोई नहीं सोचता है या एंटी नेशनल विचार रखता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए या उसको पनिश किया जाए। इसमें एक सुप्रीम लीडर होता है जिसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है। उसमें ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिससे लोग उस लीडर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, चाहे उसकी पर्सनालिटी हो या बोलने का तरीका। एक मोनेस्टिक बिलीफ होता है ऐसी सोसाइटी में, एक ही तरह की वैल्यू को सपोर्ट किया जाता है, अलग अलग विचारों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जैसा कि लिबरलिज्म में होता है। लिबरलिज्म तो टॉलरेंस की बात करता है, एक ही सोसाइटी में हो कि आप अलग अलग धर्मों को फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक सिंगल वैल्यू होगी, एक सिंगल बिलीफ होगा, सभी लोगों को वही बिलीफ रखना होगा। आप उससे हटकर नहीं सोच सकते हो, ना ही आप उस बिलीफ को क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप ऐसी टोटलिटेरियन स्टेट में रहकर डेमोक्रेटिक स्टेट वाले बिलीफ्स नहीं रख सकते हो। ऑल्सो ये जो एक्सट्रीम स्टेटिज्म है, ये रेस पर या कलर पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता है इन कंपैरिजन टू एक्सट्रीम रेसिज्म। ये मानता है कि लोग चाहे किसी भी रेस के हों या कलर के हों, बस उनको नेशन के प्रति लॉयल होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए और ओबीडियंट होना चाहिए। इसीलिए इसको वॉलंटरिस्टिक फॉर्म ऑफ फैशिज्म बोला जाता है। तो यहां ये एक्सट्रीम रेसिज्म से अलग हो जाता है। और ये जो फॉर्म है फैशिज्म की, दैट इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ होम, जर्मन फिलोसोफर हीगल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को सपोर्ट करते थे। और इस प्रकार की स्टेट के दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, स्पेशली इन कंपैरिजन टू मुसोलिनीज इटली, जो कि है कॉर्पोरेटिज्म और मॉडर्नाइजेशन। कॉर्पोरेटिज्म क्या था? ये एक थर्ड वे था एज पर मुसोलिनी, जो कि एक ऑल्टरनेटिव था टू कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, क्योंकि ये दोनों के ही खिलाफ होता है, ना तो फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है ना ही सेंट्रल प्लानिंग को। कॉर्पोरेटिज्म में क्या होता है? कॉर्पोरेट्स होती है और हर फील्ड में कॉर्पोरेट होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, लेबर हो, मिलिट्री हो, बिजनेस हो। तो इटली में टोटल कितनी कॉर्पोरेट्स थी या कॉर्पोरेशंस थी? 22 इन द ईयर 1927। तो इन कॉर्पोरेशंस के पास होते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ओवरऑल ये सब मैनेज करते हैं। हर कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और ये आपस में मिलकर नेगोशिएशंस के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इन्हीं कॉर्पोरेशंस के हाथ में होता है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। अपने अपने एरियाज की इंचार्ज यही कॉर्पोरेशंस होती हैं, लाइक एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, मिलिट्री कॉर्पोरेशन, बिजनेस कॉर्पोरेशन। ये होता है कॉर्पोरेटिज्म। और इटली में जो एक्सट्रीम स्टेटिज्म था, मॉडर्नाइजेशन भी उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर था। वैसे तो ये बैकवर्ड लुकिंग होता है, पास्ट को सेलिब्रेट करने की बात करता है, बट जो इटालियन फैशिज्म था, इट वाज आल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। ये देश को आगे ले जाना चाहता था। कैसे? उसको इंडस्ट्रियलाइज बनाकर। तो बैकवर्ड लुकिंग होने के साथ साथ ये फॉरवर्ड लुकिंग भी था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता था, इंडस्ट्री को सपोर्ट करता था, एक एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्रिएट करने की बात करता था। तो ये होता है एक्सट्रीम स्टेटिज्म। नाउ फैशिज्म की दूसरी फॉर्म आती है, दैट इज एक्सट्रीम रेसिज्म। इसका मेन एग्जाम्पल है क्या? नाजिज्म आइडियोलॉजी, या हम कह सकते हैं हिटलर का जर्मनी। नाजिज्म आइडियोलॉजी फैशिज्म आइडियोलॉजी की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस देती है रेस को ओवर द नेशन। इसलिए ये एस्टैब्लिश करती है अ लिंक बिटवीन रेस एंड फैशिज्म। तो रेस प्लस फैशिज्म क्या बन जाता है? नाजिज्म।
जो कि बिलीव करता है किसमें, सुप्रीमेसी ऑफ वन रेस ओवर द अदर्स, क्योंकि ये मानता है कि एक सक्सेसफुल और स्टेबल सोसाइटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक कॉमन कल्चर हो, एक जैसी वैल्यूज हो। अलग अलग कल्चर कोई सपोर्ट नहीं करता है, और इसका एग्जाम्पल है आर्यनिज्म, विच परफेक्टली सम्स अप द नाजी आइडियोलॉजी कि आर्यन रेस सुप्रीम है, बाकी रेसेस तो इंफीरियर है। तो एक्सट्रीम रेसिज्म को आप नाजिज्म भी कह सकते हो। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है एंटीसेमिटिज्म, विच इज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ज्यूज। यहूदियों के साथ अत्याचार करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनके प्रति हॉस्टिलिटी रखना, क्योंकि नाजीज उन्हें अपना सबसे बड़ा एनिमी मानते थे और मानते थे कि जर्मनी तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, तब तक सिक्योर नहीं हो सकता है जब तक कि यहूदी एग्जिस्ट करते हैं। तो जूस या यहूदियों के अगेंस्ट नफरत क्रिएट करवाई गई थी लोगों में। लोगों के माइंड में ये बात लाई गई कि जर्मन रेस सुपीरियर है। दिस इज व्हाट एक्सट्रीम रेसिज्म इज। इसके अलावा ये वर्ल्ड डोमिनेशन की भी बात करता है। लेबेनस्ट्रॉम के बारे में आप यहां दोबारा बता सकते हैं। ऑल्सो की स्टेट को एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू करनी चाहिए, एक रेशियल एम्पायर खड़ा करना चाहिए ताकि वर्ल्ड को डोमिनेट किया जा सके। तो वर्ल्ड डोमिनेशन भी एक तरह से इनका गोल है। तो एक्सट्रीम स्टेटिज्म से ये कैसे अलग है? लाइक आई हैव मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स, एक्सट्रीम स्टेटिज्म टॉक्स अबाउट शोविनिस्टिक नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को इंपॉर्टेंस देता है। और एक्सट्रीम रेसिज्म किसे देता है इंपॉर्टेंस? रेस को। एक्सट्रीम स्टेटिज्म बात करता है ग्रेट नेशन बनाने की। ये एम्फसाइज करता है एक नेशन की ग्रेटनेस पर कि हमें अपने पास्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, क्योंकि ये सब हेल्प करेगा नेशन को यूनाइट करने में। वेराज एक्सट्रीम स्टेटिज्म जो है ये एम्फसाइज करता है बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी पे। उसी रेस को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करवाई जाए क्योंकि वो रेस सुपीरियर है, और एक रेशियल एम्पायर खड़ा किया जाए जिसमें सिर्फ उसी रेस के लोग हों। और जहां एक्सट्रीम स्टेटिज्म बात करता है ऑर्गेनिक यूनिटी की, एक्सट्रीम रेसिज्म बात करता है रेशियल प्योरिटी की। ऑर्गेनिक यूनिटी मतलब लोगों को एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन पास्ट के थ्रू जोड़ना, एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी फॉर्म करना। एंड रेशियल प्योरिटी इज कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रेस ही एग्जिस्ट करे जो कि सुपीरियर होती है, और वो रेस प्योर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से मिक्स नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज एक्सट्रीम स्टेटिज्म एंड एक्सट्रीम रेसिज्म। सो फैसिज्म की आइडियोलॉजी को समझ लेने के बाद जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस किया जाता है, उसके ये अगेंस्ट उस आइडिया को ये रिजेक्ट कर देता है। It's against individual freedom, freedom of speech, assembly, political participation. Rather ये तो सपोर्ट करता है सेंसरशिप का, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डिसेंट है, कोई ऑपोजिशन है, तो उसे पर्सिक्यूट कर दिया जाए। ये अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है, पावर एक लीडर के पास कॉन्सेंट्रेट कर देता है, या रूलिंग एलीट के पास ये पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिससे कि क्या हो सकता है? पावर का एब्यूज हो सकता है, ह्यूमन राइट्स एब्यूज हो सकते हैं, लोगों को जबरदस्ती पनिश किया जा सकता है। एक लीडर या रूलिंग एलीट अपनी ऑपोजिशन को खत्म करवा सकती है अगर वो ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है तो। एज वेल एज ये मिलिटरिज्म और एग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। देश की टेरिटरी को एनहांस करने के लिए अगर दूसरे देश को कॉन्कर करना पड़े उसका भी ये सपोर्ट करता है, which is a disadvantage. स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेंटेन करने की ये बात करता है, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने की बात करता है, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं, और पास्ट में हमने देखा है कि ऐसा हुआ है, एज इट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। रेशियल और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन को ये सपोर्ट करता है, विच इज वेरी रॉन्ग, स्पेशली नाजिज्म। इट टॉक्स अबाउट रेशियल सुपीरियोरिटी, कैसे ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात करता है, माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट वायलेंस को ये सपोर्ट करता है,
इट इज इंडीड अ बिग डिसएडवांटेज। प्रोपेगेंडा को भी सपोर्ट करता है। प्रोपेगेंडा का यूज करके लोगों के ओपिनियन को मोल्ड किया जाता है, अपने रूल को लेजिटिमाइज किया जाता है। आम लोगों के दिमाग पर एक गलत अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पास्ट और प्रेजेंट की, क्योंकि उन्हें डिस्टॉर्टेड व्यू दिखाया जाता है थ्रू द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। इसके लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है, एजुकेशनल सिस्टम का सहारा लिया जाता है। जो चीज 24 घंटे आप टीवी पर देखेंगे उसको तो आप बिलीव ही करने लगेंगे, चाहे वो बिल्कुल ही गलत क्यों ना हो। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इसमें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के डिसेंट को टॉलरेट नहीं करता है, उसके सप्रेशन में बिलीव करता है। और नेशनल यूनिटी के नाम पर ऑफ्टन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस देखने को मिल सकते हैं। जो लोग सुप्रीम लीडर की पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं उनको एंटी नेशनल कह के टॉर्चर किया जाता है, अरेस्ट भी कर लिया जाता है या उनको खत्म करवा दिया जाता है। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैशिज्म। बट क्या इसकी कोई एडवांटेजेस हैं? पहली तो यही कि ये नेशन के वेलफेयर को इंपॉर्टेंस देता है। फैशिज्म में ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट फंड्स होंगे वो इंडिविजुअल पर यूज करने की बजाय नेशन पर यूज करे जाएंगे, नेशन के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किए जाएंगे। ये इंश्योर किया जाएगा कि उस नेशन के पास प्रॉपर वेपन्स हैं, ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं या प्रॉपर आर्म्ड व्हीकल्स हैं, ताकि वो अपने आप को ना ही सिर्फ डिफेंड कर सके फॉरेन इन्वेडर्स से, बल्कि जब जरूरत पड़े तो अपनी टेरिटरी को एनहांस करने के लिए दूसरे देशों को कॉन्कर भी कर सके। और देश के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी वो पैसा यूज किया जा सकता है कि कल्चर म्यूजियम्स बनाए जाएं जो देश की पास्ट ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये नेशनल प्राइड को भी प्रमोट करता है, दैट वी शुड टेक प्राइड इन आवर नेशन, उसके ग्लोरियस पास्ट को सेलिब्रेट करें, जिससे क्या होगा कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी लोगों में, इससे एक नेशनल आइडेंटिटी बनेगी, लोग यूनाइट होंगे, देश स्ट्रांग होगा। एंड इट ऑल्सो इनेबल्स फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पावर किसके पास होती है? एक सिंगल लीडर के पास या एलीट ग्रुप के पास, तो फास्ट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि फैशिस्ट गवर्नमेंट्स में क्राइम के लिए हेवी पनिशमेंट्स होती हैं, तो इसलिए लोग क्राइम करने से डरते हैं। इवन चोरी जैसे कॉमन क्राइम्स भी बहुत कम होते हैं। अनदर एडवांटेज इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पर आप बता सकते हैं कॉर्पोरेटिज्म के बारे में, मुसोलिनी का जो इटली था उसके बारे में। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिनका एम था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करना, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिस्टोर करने की भी बात करता है, सोशल हायरार्की को सपोर्ट करता है। और ऐसे आइडियाज किन लोगों को पसंद आएंगे, किन को आएंगे? एक और आइडियोलॉजी है जो मैंने आपको कवर कराई है, दैट इज कंजर्वेटिज्म। तो जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको ये आइडियाज बहुत पसंद आने वाले हैं। जो लोग प्रोग्रेस के अगेंस्ट होते हैं, रैपिड सोशल चेंज के अगेंस्ट होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिस्टोर करने का। तो कंजर्वेटिव्स की पर्सपेक्टिव से ये भी एक एडवांटेज है फैशिज्म का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा फैशिज्म को। मैंने इजी तरीके से आपको आइडियोलॉजी समझाने का प्रयास किया है। इस टॉपिक को समझाने में मेरी भी काफी रिसर्च लगी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन फैशिज्म एंड नाजिज्म। कई जगह तो इन्हें दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। हालांकि ये बात भी सही है कि आइडियोलॉजीज हैं वो अलग अलग, बट जो नाजिज्म आइडियोलॉजी है दैट इज अ फॉर्म ऑफ फैशिस्ट आइडियोलॉजी। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।